नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा अब एकदम नजदीक आ चुकी है। बहुत गिनती के दिन बचे हुए हैं और ऐसे गिने हुए दिनों में अब आप अभ्यास करिए। और अभ्यास किस चीज़ का करना है ये आप बेहतर जानते हैं। लिखने का अभ्यास करिए। अपने हाथ, अपने दिमाग, अपने शरीर को अभ्यस्त बनाइए। जिस समय आपको परीक्षा देनी है उसी समय बैठकर आप पेपर हल करिए। मतलब जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करने का काम करिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। यकीन मानिए, आपका शरीर जो है वो एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। जो रोज़ की आपकी दिनचर्या है उसी हिसाब से वो काम करना चाहता है। अगर आप उससे कुछ अलग करते हैं तो वो उसका विरोध करता है या आपको अच्छा नहीं महसूस होता। तो इसलिए पहले से ही आदत डाल लीजिए। और आदत पड़ने में थोड़ा लंबा समय लगता है, तो अभी समय है। ऐसा नहीं है कि एकदम से उसके लिए समय नहीं बचा है। अगर आप इस समय सो रहे हो जिस समय आपको परीक्षा देनी है, तो सोना बंद कर दीजिए। फिर कभी सो लीजिएगा या किसी और समय सो लीजिए, लेकिन उस समय आप ना तो आराम करिए, ना सोइए और ना खाना खाने का काम करिए। उस समय आप सिर्फ लिखने का काम करिए जिस समय आपको परीक्षा देनी है। ठीक है, ये बात है। और उसके अलावा अब जो लिखने का काम आपको करना है वो प्लेन पेपर पे करना है, सादे कागज़ पर करना है। रूलदार वाला आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यह भी एक अभ्यास वाली बात है। और जिस पेन से आप परीक्षा हाल में लिखने की योजना बना रहे हो उसी पेन का इस्तेमाल करके अब अभ्यास करिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ एक बात और है कि जब परीक्षा एकदम सिर पर आ जाती है तो घबराहट हर अभ्यर्थी के मन में आती है। और इस घबराहट से निजात पाने का एक ही तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि कापी किताब छोड़कर हट जाओ, कुछ समय के लिए हट जाओ, डर लग रहा है, फिर जब थोड़ा डर कम होगा तो आ जाना। देखिए, आप हट जाएंगे इस समय ना तो और ज़्यादा डर लगेगा। पता लगेगा कि हाथ पैर कांपने लगेंगे। अगर आप कापी किताब छोड़कर उस समय हट गए, उस समय आप कापी किताब को पकड़ लीजिए और उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। लिखिए, अपने दिमाग और अपने हाथ को इतना व्यस्त कर दीजिए कि डरने का मौका ही ना मिले। देखिए, इस समय हिम्मत करने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप हिम्मत कर ले जाएंगे तो आप सिलेक्शन पा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर आपने मेहनत की है पीछे। लेकिन इस समय अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो निश्चित रूप से आप असफल रहेंगे, ये भी गारंटी है। तो अपने आत्मविश्वास को पकड़ कर रखिए, अभ्यास करते रहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। सच्ची मेहनत जो है वो कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रारूप वही है, आप हर बार देखते हैं हर वीडियो में। इसमें 3 घंटे का आपके पास समय है, 200 अंक अधिकतम है। इसी के अंदर आपको अर्जित करना है मैक्सिमम। 3 खंड होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। 40 प्रश्नों का पूरा मामला है। 10 प्रश्न पहले खंड में होते हैं, 10 प्रश्न दूसरे खंड में होते हैं, और जो बचे हुए 20 हैं छोटे छोटे, वो तीसरे वाले खंड में होते हैं। जो पहला इसमें सेक्शन होता है उसमें 125 शब्दों के अंदर आपको लिखना होता है। इससे थोड़ा बहुत कमोवेश चलता है। इसके बाद जो दूसरा खंड है उसमें आपको 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता है, और तीसरे वाले में 25 शब्द सीमा होती है, यानी बहुत कम लिखने की गुंजाइश होती है। तो टिप्पणी नुमा प्रश्न आते हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें आपको थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करके बताना होता है, जबकि दूसरे वाले में थोड़ा तथ्यों के द्वारा प्रमाणित करना होता है, और तीसरे वाले में सीधा सीधा जो परिभाषा पूछा है उसको एक लाइन में लिखकर चले आना होता है। ये पूरा प्रारूप है। शब्द सीमा यहाँ निर्धारित है और उस पर बार बार आपका ध्यान आकर्षित इसलिए कराया जाता है ताकि आप ज़्यादा लिख कर मत आइए। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि नंबर काट लिए जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बात नहीं है। नंबर तो तब भी मिलेंगे, लेकिन आपका समय चला जाएगा, और समय भी यहाँ सीमित है। अंक तो सीमित है ही है, समय आपका कितना है? 3 घंटे है। अब 3 घंटे में आपको अगर एक प्रश्न पे आपने ज़्यादा समय दे डाला तो जो अगले वाले प्रश्न का समय है वो इसमें खर्च हो जाएगा, और ऐसे में आपके बहुत सारे प्रश्न या तो छूट जाएंगे या अधूरे रह जाएंगे, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए का मतलब यहाँ खंड अ से है, और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, तो थोड़ा फैला कर लिखने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत की संघीय संरचना अमेरिका से किस प्रकार से अलग है। ये पहला प्रश्न है। ये पॉलिटी का है, उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है उससे भी आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा राजकोषीय संघवाद सहकारी संघवाद से अलग कैसे है, इसको आपको स्पष्ट करना है। साथ ही साथ ये बताना है कि इसके रास्ते में, यानी जो राजकोषीय संघवाद है, इसके रास्ते में चुनौतियाँ कौन सी हैं, और चुनौतियों को आप बताएंगे तो वहाँ समाधान भी देंगे, यानी सुलझाना है उसको। उसके बाद सुपर बग पे क्वेश्चन आया है। सुपर बग सुनने में तो लग रहा है कि कोई ऑनलाइन चीज़ है या साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संबंध एंटीबायोटिक्स और जीवाणुओं से है, उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद आयुष्मान भारत, देखिए इस पर निबंध भी आ सकता है। आयुष्मान भारत, कोविड-19 आपदा में अवसर, या एमएसएमई का जो नाम परिवर्तन, मतलब नाम परिवर्तन का ये अर्थ है कि परिभाषा में बदलाव हुआ है। उसकी जो रेंज बनाई गई थी लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग वाली, उसको परिवर्तित करने का विचार चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें आप जोड़ सकते हैं।
और इसे एक निबंध के टॉपिक के तौर पे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पर निबंध आ जाए और काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है। देखिए, इसके बाद अत्याचार निवारण अधिनियम, ये वाला जो है इसको आपको लिखना है। आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम का विश्लेषण करना है। भारत और चीन में जो चाय बागान में जलवायु ढलान है और उसके अलावा कोलोमाइजेशन का प्रभाव है, उस पर आपको चर्चा करनी है। मतलब ये चाय बागानों की जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में कहा गया है। और एनपीए पर आपको प्रकाश डालना है, उपाय भी बताने हैं उसके। क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसके गुण क्या हैं, गुण के साथ साथ आप अवगुण भी गिना सकते हैं चाहे तो। और एक जिला एक उत्पाद योजना, इस पर आपको थोड़ा विस्तार से चर्चा करनी है। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना, इस पर हमने पिछले वाले जो मॉक टेस्ट पेपर थे, ये मॉडल वाले, इसमें चर्चा की है, लेकिन वो छोटे आकार का था, 25 शब्दों वाली सीमा का था या शायद 50 शब्दों वाला था। एग्जैक्टली वो बड़ा नहीं था कुल मिलाकर। तो इसमें आपको क्या करना है, उसको फैला कर लिखना है। इतनी चीज़ें आपके खंड अ में हैं। इसके बाद खंड ब में अगर आप चले आएंगे तो यहाँ टिप्पणी नुमा प्रश्न तो है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार देना होगा। 50 शब्दों के अंदर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 6-6 अंक का है। तो 6 अंक मिलाकर यानी 10 प्रश्न, 10 छक्का 60 हो जाएगा। तो टोटल 60 अंकों का निर्धारण यहाँ से होगा। इसके बाद आपका खंड स जो है वो एकदम पिद्दी है। पिद्दी इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटे आकार के हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, लेकिन ये फ़ायदेमंद है। छोटे वाले जो प्रश्न हैं, अगर ये आते हैं, नहीं आते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप फैलाकर कुछ भी नहीं लिख सकते। तो अगर आते हैं तो ये बड़े फ़ायदेमंद इसलिए हैं क्योंकि इसमें नंबर मैक्सिमम मिल जाता है, लगभग पूरा या अधिकतम मिलता है। बाकी जो बड़े वाले प्रश्न हैं जिसमें विश्लेषण वगैरह करना है, वहाँ नंबर बटोरना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ याद रखिएगा, अब तो जो मॉडल आंसर है उसको हम देखने ही जा रहे हैं, कि प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है। जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर क्या सोचेगा। एग्जामिनर के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, उसने दुनिया देखी है आपसे कहीं ज़्यादा। वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है और उसे पता होता है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं मालूम होती है। हर अभ्यर्थी का हर पक्ष मजबूत नहीं होता है। कुछ लोगों का जो साइंस वाला पोर्शन है वो अच्छा होता है, कुछ लोगों की जियोग्राफी अच्छी होती है, कुछ लोग पॉलिटी में बहुत धुरंधर होते हैं, लेकिन किसी न किसी का कुछ न कुछ कमज़ोर पहलू होता है। तो ये बात वो भी जानता है, और ऐसे में अगर आप कुछ न कुछ उसमें लिख कर आते हैं तो वो नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा। और अगर चौथाई नंबर भी देगा तो वो आपके खाते में जुड़ेगा। और आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ छोड़ कर आने की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ आप तुक्का लगा देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तर कुंजी है और उत्तर कुंजी में पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो संघीय संरचना है वो अमेरिका से कैसे अलग है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो संघीय संरचना एक ऐसे स्वरूप का वर्णन करती है जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को संविधान के द्वारा स्वयं विभाजित करने का प्रावधान करता है। यानी यहाँ शक्तियों का विभाजन कौन करता है, संविधान करता है। और दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में, यहाँ शक्तियों का बंटवारा हो गया है तो दोनों का अधिकार क्षेत्र बंट गया। अब दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से काम करते हैं और तब तक एक दूसरे के मामले में भरसक हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक कि संविधान के उल्लंघन की स्थितियां न बनती हों। ये चीज़ें, और यहाँ पर कुछ राष्ट्रों के नाम दिए हैं जहाँ पर ये संघीय संरचना मौजूद है, लेकिन हमें मूल रूप से यहाँ कंपैरिजन करना है अमेरिकी मॉडल से। तो उसी पर हम आते हैं, सीधा टू द पॉइंट लिखना होता है। यहाँ थोड़ा सा घुमाया गया है। शुरुआत में संघीय संरचना के बारे में परिभाषा दी है, इतना ठीक है, ये बकवास है, इसको मत लिखिएगा। यहाँ कौन कौन संघीय संरचना अपना रहा है ये नहीं पूछा गया है। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। हमें सिर्फ 2 लोगों से मतलब है, भारत और अमेरिका। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो नंबर डालकर अगर आप लिखना चाहें तो नंबर डालकर लिखिए, और नहीं तो बुलेट पॉइंट्स में दर्शाना चाहें तो वो और अच्छा है, आप इसमें बिंदु बनाकर दर्शा सकते हैं, या पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इसमें यह कहा गया है कि जो संविधान है वो केंद्र और राज्य को अधिकार देता है, और भारतीय जो संघीय प्रणाली है वो अमेरिकी मॉडल से कुछ निम्नलिखित कारण है जिसकी वजह से अलग है। अब कारण क्या है, तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विघटन होता है, और अमेरिकी मॉडल जो है उसमें क्या होता है, उसमें राज्यों का एकीकरण होता है। तो यहाँ दोनों में स्पष्ट अंतर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अमेरिकी मॉडल है वहाँ पे सैन्य रूप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर एक बड़ा मजबूत संघ बनता है, जबकि जो भारतीय मॉडल है वहाँ पे बड़े बड़े जो एकात्मक राज्य हैं उनको प्रांतों में तब्दील कर दिया जाता है, और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। यानी राज्यों के जो स्थानीय मामले हैं उसको लेकर वो रोज केंद्र के पास न दौड़े जाएं, इसके लिए उनके पास कुछ न कुछ अधिकार है। ये बातें हैं। और भारतीय महासंघ है उसको संघ कहा जाता है, लेकिन अमेरिकी महासंघ जो है उसको संघ नहीं कहा जा सकता। ये एक अंतर है, शाब्दिक अंतर है, और इसके पीछे का जो अर्थ है वो भी आप जानते हैं। इसके बाद भारतीय मॉडल में राज्यों की तुलना में जो केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हमारे देश में
जो पावर्स हैं वो दोनों के पास हैं, राज्य के पास भी है और केंद्र के पास भी है, लेकिन ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। एक तरह से निरंकुशता वाला जो मामला है वो यहाँ पर आ जाता है। बहुत बार जो केंद्र सरकार होती है वो अपने निजी हित के लिए भी मनमानियाँ करती है और ऐसे में राज्य कुछ कर नहीं पाते, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और तब स्थितियाँ बिगड़ती हैं, असंतोष पैदा होता है। ये बातें हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका में यही चीज़ कैसी है, दोहरी है। और केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति होती है उसके साथ एक महासंघ के रूप में वर्णित करने वाला जो ये काम है, इसको आप लिखिएगा। और भारत की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय महासंघ एक नए तरह का महासंघ बनकर उभरा है। तो यहाँ अंतर सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी अंतर हैं, उनको आप चाहें तो खोज कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ राजकोषीय संघवाद और सहकारी संघवाद को पहले तो तुलना करनी है दोनों की, और उसके बाद अलग कैसे है पूछा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तभी आपको पता लगेगा। उसके साथ साथ राजकोषीय संघवाद जो है उसके सामने चुनौतियां कौन सी हैं ये भी आपको बताना है। तो प्रश्न के 2 हिस्से हैं, जो पहला हिस्सा है वहीं से हम शुरू करेंगे। यहाँ आप देखिए शुरुआत में थोड़ा सा प्रस्तावना बना दी गई है, चाहे तो इसे लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट जो मुद्दा है उसी पर आ सकते हैं। टू द पॉइंट लिखना चाहें तो एकदम से डायरेक्ट जो मामला है उस पर आ जाए, उसी को थोड़ा फैला कर लिखे। जो पूछा जाता है वही लिखा जाता है, उससे थोड़ा भी इधर उधर नहीं लिखना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि प्रश्न देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि ये शब्द तो बहुत जाना पहचाना है, बस उसी को पकड़ कर लिखना शुरू कर देते हैं और ऐसे में उनका समय भी बर्बाद होता है और जो अंक मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब आपके हाथ में पेपर आए परीक्षा हाल में, जो कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पेपर आए तो उसको ध्यान से देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि जो प्रश्न है वो असल में कहना क्या चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है, और उसकी जो मांग है उसको अगर आप पूरा करेंगे तो वो आपकी मांग पूरी करेगा, यानी आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। और अगर आपने उसे ध्यान से नहीं देखा, सिर्फ 1-2 शब्द देखकर आप खुश हो गए और उसी पर लिखना शुरू कर दिया, तो ये घातक स्थिति है। मतलब यहाँ पर नंबर या तो एकदम ही नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ राजकोषीय संघवाद और सहकारी संघवाद को हमें कंपेयर करना है, अलग अलग बताना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि राजकोषीय संघवाद एक तरह से वित्त अर्थव्यवस्था के प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ताकि केंद्र और राज्य इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहे और ये जितनी भी विकास योजनाएं या जितने भी काम हैं उसको कुशलतापूर्वक कर सकें। इसके बाद अगर आप सहकारी संघवाद को देखिएगा, यहाँ परिभाषाओं का अंतर है। देखिए ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, तो परिभाषा के द्वारा पहले गैप दिखा दिया गया है। आप चाहें तो ऐसे बीच में लाइन खींचकर इधर राजकोषीय संघवाद और इधर सहकारी संघवाद ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सहकारी संघवाद है उसको देखिएगा, तो सहकारी का मतलब क्या होता है, साथ साथ काम करना। और यहाँ भी जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में साथ साथ काम करने वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं की बात की जा रही है। तो राष्ट्र के विकास के लिए नीति, योजना और कार्यक्रम लाने में केंद्र के साथ राज्यों की भागीदारी, ये इसका प्रावधान है। अब इतना हमने लिखा, अब इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें कुछ जो बेसिक अंतर है, राजकोषीय संघवाद का संबंध वित्त से है और सहकारी संघवाद जो है वो समेकित विकास से जुड़ा हुआ है, ये पहला है। उसके बाद वित्त आयोग जो है वो राजकोषीय संघवाद का नोडल प्राधिकरण है, जबकि इसमें जो नोडल प्राधिकरण है सहकारी वाले में वो कौन सा है, नीति आयोग है, जो सरकार का थिंक टैंक है, वो यहाँ पे सहकारी संघवाद का नोडल है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नीति और निर्णय लेने में राज्य की भागीदारी से जो सहकारी संघवाद है वो जुड़ा हुआ है, जबकि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए केंद्र और राज्य का जो धन आवंटन वाला मामला है उससे आपका राजकोषीय संघवाद अटैच है। इतना आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद चुनौतियाँ कौन सी हैं, तो चुनौतियाँ यहाँ 3 दी हैं, आप और अगर इसमें जानते हो तो लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ गुंजाइश है इसमें लिखने की। देखिए जीएसटी को राजकोषीय संघवाद के खिलाफ माना गया है, मतलब ये उसका विरोध करता है, ये जो कर आया है नए प्रकार का, हालांकि बहुत नया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में असंतोष है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो वस्तु और सेवा कर है इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। तो ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। हर चीज़ का कुछ न कुछ नेगेटिव पक्ष भी होता है और कुछ सकारात्मक भी होता है फिलहाल। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच में जो लंबवत असंतुलन है ये भी एक समस्या है। साथ ही साथ राजस्व और संसाधन का जो समकालिक बंटवारा है इसमें भी अगर अनियमितता आती है तो यह चुनौतियों का ही कारण बनती है। तो यहाँ तक आपने चैलेंजेस दिए, आपको समाधान भी देना पड़ेगा। तो समाधान आप चाहे तो दे सकते हैं और चाहे नहीं बल्कि दीजिएगा। ये एक सुलझे हुए व्यक्तित्व का लक्षण होता है। आपने समस्या खड़ी की तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप उसे सुलझाएं। यही काम आपको निबंध वाले सेक्शन में भी करना है। वहाँ अगर कोई इस प्रकार का निबंध आता है, मतलब शीर्षक आपने चुन रखा है जिसमें कि किसी समस्या का वर्णन है, जैसे मान लीजिए नारी सशक्तिकरण, सपोज दैट ये एक टॉपिक है और इसी को आपने चुना लिखने के लिए, तो यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी हुई जो जितनी भी समस्या है, समाज में उनकी स्थितियाँ खराब हैं या कौन कौन सी दिक्कतें उनके साथ हैं, कौन सा शोषण उनका हो रहा है,
कितने रेप हो रहे हैं, कितने हत्याकांड हो रहे हैं, ये सब आपने बीच में लिखा। तो अंत में उस समस्या का समाधान भी दीजिए, ये नहीं कि सिर्फ घटना लिखकर छोड़ दिया, ये अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ अच्छे अंक प्राप्त करने का ये तरीका होता है। अब इसमें आप समाधान क्या दे सकते हैं? समाधान ये दे सकते हैं कि प्रत्येक राज्य की पहले तो बात सुनी जाए। केंद्र जो है वो हर समय मनमानी करने पर तुला रहे, ये सही नहीं है। अच्छा क्या होगा कि जो क्षेत्रीय निकाय हैं और राज्य सरकार है उसकी बात सुनी जाए, ताकि जो समस्या है उसको और करीबी तरीके से हल किया जा सके, ये चीज़ें। और उनकी जो चिंताएं हैं उनको संवाद के द्वारा दूर किया जाए, या आवश्यकता हो तो उस पर एक्शन लिया जाए, ये भी चीज़ें। तो इतना हमने सेकंड क्वेश्चन में लिखा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि सुपर बग क्या है, ये कोई कीड़ा मकोड़ा है या क्या चीज़ है? आइए देखते हैं, और ये कैसे डेवलप होते हैं और इनको रोकने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, सुपर बग ये बैक्टीरिया के ही उपभेद होते हैं, ये और कुछ नहीं होते हैं। ये असल में जो परजीवी, मतलब आप कह सकते हैं कि जीवाणु, जिन्हें आप बैक्टीरिया कहते हैं, वही होते हैं। लेकिन हम मनुष्य करते क्या हैं? अपनी नासमझी या जो अवैज्ञानिक तरीके से हम दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, या अपना इलाज करना चालू कर देते हैं, या और भी अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया खा पी कर तगड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर वो जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। और उसके बाद होता ये है कि जब इनके द्वारा इन्फेक्शन होता है, सामान्य बग्स के द्वारा हो रहा है तब तो ठीक हो जाएगा दवा लेने से, लेकिन अगर इन सुपर बग्स के द्वारा हो रहा है तो वो ठीक नहीं होता। सामान्य जो दवाएं हैं वो इनकी खुराक बन जाती हैं, और ये उसको खा पी कर और हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और रोग जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये समस्या है, और उसी का यहाँ कारण और निवारण दिया हुआ है। देखिए, सुपर बग जो है ये बैक्टीरिया के उपभेद हैं, और ये आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, यहाँ एंटीकायोटिक्स लिखा हुआ है तो यहाँ एंटीबायोटिक बना लीजिएगा, उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। पता लगा आपको एक सामान्य जुकाम हो रहा है, राइनो वायरस फैलाता है जुकाम, आप जानते हैं, और उसके बाद आपने क्या किया, लगातार जुकाम में एंटीबायोटिक्स का 1 महीने तक सेवन कर लिया। तो इससे आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पर तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही, किडनियाँ और लिवर या जितनी भी चीज़ें। उसके साथ साथ ये जो बग्स हैं जिनके द्वारा आपको बीमारी हुई थी, वो भी उस दवा को अपना भोजन बना लेंगे, उसके प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करने लगेंगे। ये हर जीव का गुण होता है, अपने आसपास के वातावरण या जो परिस्थितियां होती हैं उसके साथ वो सामंजस्य बैठाने का काम करता है। और इस प्रयास में बहुत से लोग मर जाते हैं, और जो जिंदा बच जाते हैं वो इसके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके होते हैं। यही हाल कोरोना वायरस का भी है, कोविड जो आप सुनते हैं। इसमें चिकित्सकों का एक दल था, मतलब सभी की ये राय नहीं थी, कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की। चिकित्सकों का जो दल था उसने कहा कि करीब 75% से लेकर 80% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाएगी तो उसके बाद उसमें से कुछ लोग मरेंगे, और जो जिंदा बच जाएंगे वो इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर चुके होंगे। यानी उनके फेफड़े में ये वायरस रहे भी तो भी उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मतलब ये उनके साथ सहजीवी संबंध बना लेंगे। ये कुछ वैज्ञानिकों और कुछ चिकित्सकों का दल कहता था, और ये काफ़ी हद तक सही भी है, इसको कोई माने या ना माने ये सत्य है। तो अनुकूलन ये लोग भी करते हैं, ये जो सुपर बग आपको दिखाई दे रहे हैं। और देख लीजिए, इससे मूत्र और जो त्वचा संक्रमण है उसका कारण उत्पन्न होता है। और इतना ही नहीं, चूंकि इनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती है, और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब आप एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं तो इसका नतीजा ये निकलता है कि ये खा पी कर और उसे सो जाते हैं। तो ये रोग भागने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए आपको जुकाम हुआ है और आप जो पहले से एंटीबायोटिक लेते आ रहे हैं उसी को आपने ले लिया, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो राइनो वायरस है वो इसके प्रति अनुकूलित हो चुका है, यही बात है। इसके बाद आप कारण के तौर पे अगर देखिएगा तो इसमें जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उसके प्रति इनका अनुकूलन है, इसको आपने सुन ही लिया है। उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग ही तो हम लोग करते हैं, जितना डोज लेना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लेते हैं। चिकित्सक के यहाँ पूछने नहीं जाते, अपना एक दवाई का बक्सा रख लेते हैं और अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। या बहुत से ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते हैं वो चिकित्सक के यहाँ नहीं जाएंगे, वो जाएंगे केमिस्टों के यहाँ, जो दवा की दुकान वाले केमिस्ट होते हैं उनके यहाँ जाएंगे। और आधे डॉक्टर वो खुद ही होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं वो खुद पर्चा लिखते हैं और दवाइयों की सलाह देते हैं, जैसे उनके पास एक अच्छी खासी MD की डिग्री हो। तो यहाँ वो दिक्कतें होती हैं, जागरूकता का अभाव है। और संक्रमण की रोकथाम की जो प्रणालियाँ हैं उसमें खामियां मौजूद हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। खाने का दुरुपयोग है, रहन सहन का साफ न होना, ये सब सुपर बग्स जो होते हैं उनको जनरेट करने के लिए उत्तरदायी होता है। उपचार क्या हो सकता है? तो सबसे पहला उपचार है सैनिटाइजर। हैंड वॉश क्यों नहीं? हैंड वॉश इसलिए नहीं, हैंड वॉश भी यहाँ नीचे लिखा है साबुन से हाथ धोएं, तो वो हैंड वॉश वाला भी मामला उसमें सिमट जाएगा। लेकिन हर जगह आप पानी लेकर तो जाइएगा नहीं, या बहुत हुआ तो पानी लेकर जाते हैं तो पीने भर ही ले जाते हैं ना, पूरे मग या बाल्टी साथ में तो लेकर चलते नहीं हैं। तो ऐसे में सैनिटाइजर आपके हाथ को स्वच्छ रखने में सहायता करेगा, जो कि आजकल कोविड के दौर में न चाहते हुए लोगों के साथ घूम रहा है।
इसके बाद देख लीजिए हानिकारक जीवाणुओं से, देखिए यहाँ कोविड का कितना फायदा हुआ है, सैनिटाइजर आप साथ में लेकर घूम रहे हैं। ऐसे अगर सरकार आपसे निवेदन करती कि भाई जो सामान्य कीटाणु और जीवाणु हैं उनसे सुरक्षा के लिए अपने साथ सैनिटाइजर लेकर चलिए और अपने आप को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, तो ये कोई नहीं मानता। लेकिन अभी कोविड के भय से मैक्सिमम लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कम से कम साथ में लेकर घूम रहे हैं। इसके बाद सही भोजन और स्वस्थ जीवन शैली, ये तो हर चीज़ का एक रामबाण उपचार है। मतलब अगर हमारी जीवन शैली स्वस्थ है, सही दिनचर्या है, तो आधे रोग तो वैसे ही दूर रहेंगे। इसके अलावा नियमित व्यायाम, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है यानी आयुर्वेद और योग, अगर इसी को हम लोग अपना लें तो आधी बीमारियां जो हैं वो जड़ से नष्ट हो जाएंगी और जो बची हुई हैं वो हमें इतना परेशान नहीं करेंगी। लेकिन होता क्या है, हम दवाएं या जो व्यायाम है या जितनी भी इस तरह की संयम और नियम वाली चीज़ें हैं उन्हें तभी करना शुरू करते हैं जब परेशानी होती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर एकदम ठीक ठाक काम करता रहता है, तब ये सब काम नहीं करते हैं। तब तो खाकर सोते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में आँख घुसाए रहते हैं। लेकिन जब परेशान होते हैं तब काम करते हैं। अधिकतर लोगों का यही हाल है और इसीलिए बीमार होते हैं। इसके बाद रोग प्रतिरोधक जो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं उनका सामना करना, अब इसमें ये कहा गया है कि डॉक्टरों की सलाह पर इनका इस्तेमाल करिए। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक एंटीबायोटिक मत लीजिए और इसका पूरा कोर्स करना चाहिए। पता लगता है कि 2 दिन खाकर छोड़ दिए, सही हो गया, और वो सही नहीं होता है, वो जिंदा रहता है अंदर जो भी बैक्टीरिया है, फिर पनप जाता है। ये स्थितियाँ हैं, तो पहले उसको जड़ से मिटाइए, ये अच्छा इसका तरीका हो सकता है। तो उसके लिए कोर्स करना होगा और जो बची हुई दवाएं हैं उनको फिर रीयूज़ ना करिए। और सुपर बग जो है ये घातक हो सकते हैं और जीने की प्रभावी तरीके इसके लिए मतलब आवश्यक है। ये जो सुपर बग होते हैं ये लोगों को नुकसान न पहुंचाएं और जो गंभीर संक्रमण है उसका कारण न बने। तो ये सब सुझाव दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि सुपर बग जो है ये बड़े हानिकारक हैं, और हानिकारक क्यों है ये आप जानते हैं। सामान्य दवाएं इन पर असर नहीं करती हैं, वो इनका भोजन है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का, ये काफ़ी अच्छा है, इस पर निबंध भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। यहाँ तो प्रश्न है, निबंध जो है वो कम से कम 700 शब्दों का आपको लिखना पड़ेगा, तो वहाँ फैला कर आपको इसको डिटेल में बताना है। देखिए आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत में कहा गया है कि इसके उद्देश्य और लाभ आपको बताने हैं। ये स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उसी की दिशा में एक कदम है। और आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त योजना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लिख सकते हैं। और इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, मतलब एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए इसको लाया गया है, तो आप देख ही रहे हैं। अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि 10 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और करीब यहाँ पर जो 5 लाख प्रति परिवार लाभार्थी कैशलेस और पेपरलेस वाला मामला है, मतलब यहाँ पे जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसकी बात की जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ क्या करना है, आर्थिक सहायता भी। और ये जो आर्थिक सहायता है ये स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभ पहुंच के लिए करवाई जा रही है। इसके बाद लाभार्थियों के बारे में अगर कहा जाए, इसके लाभार्थी कौन लोग होंगे, तो जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, मतलब यहाँ पे जो अधिनियम है उसके हिसाब से जितने कमज़ोर वर्ग हैं वो इसके पात्र बनेंगे। इसके अलावा जो महिला वर्ग है वो और वरिष्ठ नागरिक, ये सब इसकी प्रायोरिटी के तौर पे देखे जाएंगे। इसके बाद लाभ में अगर देखिए तो चिकित्सा खर्च इसमें शामिल है। इसके अलावा पूर्व और पोस्ट अस्पताल में भर्ती का खर्चा इसमें शामिल है। लगभग सभी प्रकार की माध्यमिक और तृतीयक जो देखभाल की चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा सर्जरी, चिकित्सा, दवा आदि इसमें शामिल है और पुराने रोग का इलाज भी इसमें सम्मिलित है। यानी एक तरह से ये कंप्लीट पैकेज के तौर पर देखा जा रहा है। कंपोनेंट क्या है, तो स्वास्थ्य और जन कल्याण या कल्याण केंद्र के तौर पे लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना। और पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो हो सकता है कि इस पर एक छोटी टिप्पणी आ जाए। जो पीएम जन आरोग्य योजना आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए इसको मतलब इसमें एक पहल है जिसको कि कहा गया है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य, तो उसको मजबूत करने का ये काम करती है। कुल मिलाकर देश की जनता का स्वास्थ्य मेंटेन करना ये सरकार का उद्देश्य है और उसी को लेकर ये आयुष्मान भारत जो पहल है इसको चलाया जा रहा है। इसमें वित्तीय सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंचाया जाएगा और यही इसका उद्देश्य है। तो इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे डाटा जो है वो नहीं दिए हुए हैं, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में कहा जा रहा है। ये जो SC/ST एक्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया जो निर्णय है उसका आपको विश्लेषण भी करना है और उसकी व्याख्या भी करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किसी भी अत्याचार, उत्पीड़न, अपमान आदि से सुरक्षा प्रदान करना। ये जो वर्ग है SC और ST वाला, आज से काफ़ी समय पहले या
काफ़ी समय नहीं कहा जा सकता, तब भी 30-35 साल पहले तक इनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दयनीय थी। दयनीय इसलिए थी क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी वो समय बीतने के साथ साथ इतनी ज़्यादा कठोर हो गई थी कि जो बड़े वर्ण वाले थे, यानी उच्च वर्ण जिन्हें कहा जाता था, मतलब कथित तौर पर कहा जाता था, ऊंचा नीचा क्या होता है कुछ यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यह जो कथित तौर पे ऊंचे वर्ग वाले थे ये शोषण करने पर उतर आए थे, मतलब ये अपने आप को खुदा मान लेते थे और जो निम्न वर्ग होता था उसको भरसक कुचलने का प्रयास करते थे। और उससे भी पहले की स्थितियाँ तो ऐसी बुरी थी कि अगर एक हाँक पर ये जो SC/ST समुदाय है, ये जो उच्च वर्ग है उनकी सेवा टहल के लिए नहीं आता था तो उसको फिर मार मार कर या तो अधमरा कर दिया जाता था और नहीं तो फिर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। और स्थितियाँ यहाँ तक होती थी, छुआछूत का पूरा आलम फैला हुआ था, मंदिरों में इनका प्रवेश वर्जित था, जिस कुएं से सवर्ण पानी पीते थे उससे ये निकाल कर पानी नहीं पी सकते थे, जहाँ पर बड़ी जातियों के बच्चे पढ़ते थे वहाँ उस पाठशाला में ये जा नहीं सकते थे। इस प्रकार की स्थितियाँ, जैसे आपने भीमराव अम्बेडकर की जीवनी देखी होगी, बचपन में उनके साथ कितना भेदभाव होता है, और वैसा भीमराव अम्बेडकर जैसा जो जीवन था वो न जाने कितने दलितों का था। और गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहकर संबोधित किया था, यानी ये हरि के जन है। तो ये सब इनके महत्व को बढ़ाने का उद्देश्य था, लेकिन गांधी जी का ज़्यादा रुझान निम्न वर्ग के उत्थान में नहीं था। हालांकि छुआछूत को दूर करने का प्रयास उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, इसमें ज़्यादा पुरजोर प्रयास किया भीमराव अम्बेडकर ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम सही नहीं है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। कुल मिलाकर अब स्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक भी हुई हैं, लेकिन अभी भी भेदभाव है। वो जो वर्ण व्यवस्था की दीवारें खड़ी की गई हैं उसकी नींव इतनी गहरी है कि लोगों के दिमाग से हटने का नाम नहीं लेती है। अभी भी रुतबा बनाए रखना चाहते हैं तो ठीक है, रुतबा बनाइए, मतलब जो सवर्ण है वो रुतबा बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ आप देख रहे हैं SC और ST, तो इनके प्रति बुरा जो वैमनस्य का भाव है उसको न रखें। और इसके साथ साथ एक दूसरा इसका जो पहलू है वो भी सामने आ रहा है। इतने समय से अत्याचार और शोषण झेल रहे ये जो वर्ग हैं, इनके मन में भी अब गुस्सा और असंतोष है। ये जो उच्च वर्ग है उन्हें मनुवादी और तरह तरह की जो यहाँ पे शीर्षक होते हैं उनसे संबोधित करते हैं। तो इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि पीछे इनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, तो उसका गुस्सा इनके मन में अभी भी व्याप्त है। तो कुल मिलाकर ये जो मन की दूरी है इसको मिटाने की ज़रूरत है, और मन की दूरी मिटाने के लिए कुछ कानूनी कार्रवाई भी आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक कानून का डंडा ऊपर से नहीं पड़ता है तब तक लोग मानते नहीं हैं, ये भी बात है। इसीलिए प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस होती है वो भी जुड़ी हुई होती है। प्रशासन योजनाएं बनाता है और पुलिस जो है वो ये ध्यान रखती है कि कोई उसको तोड़े ना। देखिए, तो यहाँ पर ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य यही है, इसे आप देख रहे हैं। और अधिनियम की कुछ झलकियाँ यहाँ पर हैं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई उल्लंघन किया जाता है या अपराध किया जाता है तो 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा हो सकती है, और अन्य लोगों को 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास या गैर जमानती जो वारंट है वो जारी हो सकता है। ये चीज़ें रुपए 75,000 से लेकर 8.5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बताइए, अच्छी बात है ना। दंड इतना ज़्यादा लगाया गया है कि हिम्मत ना हो, लेकिन अभी इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। देखिए, यह देखा गया कि सख्त प्रावधानों के कारण अधिनियम का दुरुपयोग किया गया और कई निर्दोषों को अपराध के लिए अपराधी माना गया। देखिए, जब एक्ट बना हुआ है तो उसमें यह है कि शिकायत अगर हो गई तो फिर आप बचेंगे नहीं। ये जो अधिनियम है ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा और आपको इसके जुर्माने और दंड को भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कतें ये आती थी कि बहुत बार झूठी शिकायत होती थी। जायज़ शिकायत हो तब तो ठीक है, लेकिन झूठी शिकायत होती थी तो उसमें समस्या होती थी। जो निर्दोष होता था उसको सजा हो जाती थी, अर्थदंड भरना पड़ता था, ये सब दिक्कतें आती थी। अब इसके बाद देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ NCRB जो रिपोर्ट है 2016 की, उसमें जांच जब हुई तो पता लगा कि 11,060 केस जो थे उसमें से 935 केस जो थे वो झूठे थे, सिर्फ फंसाने के उद्देश्य से लगाए गए थे। जैसे महिला सशक्तिकरण का हम लोग इतना झंडा लेकर चलते हैं, और मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन यहाँ दिक्कतें ये होती हैं कि बहुत बार झूठे आरोप लड़कों के ऊपर लग जाते हैं। मतलब लड़के और लड़की के बीच में अगर छेड़छाड़ वाला मामला होता है तो बहुत बार झूठे आरोप भी लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों का शोषण नहीं होता है, शोषण होता है, लेकिन कहीं कहीं फंसाने के लिए भी किया जाता है। या जैसे जो दहेज वाला सिस्टम है, मतलब ससुराल में बहू का जो उत्पीड़न किया जाता है, तो उसमें भी बहुत बार कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि वो अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए बहुत कुछ कर लेती हैं, या पैसे ऐंठने के लिए, जो दहेज की रकम है उसको वापस लेने के लिए लाभ के पर्पज से ऐसा करती हैं। तो ये दुरुपयोग है, और हर नियम का दुरुपयोग भी होता है। जैसे आप देखते हैं जनहित याचिका PIL, तो उसमें भी लाई तो हो गई है फायदे के उद्देश्य से। जैसे आप देख रहे हैं ये SC/ST एक्ट है, तो ये जो पिछड़ा वर्ग है उसके हित के लिए लाया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। वैसे ही PIL का भी दुरुपयोग होता है। वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं या जो क्रीमी लेयर वाले लोग होते हैं वो अपने हित के लिए इसको साधते हैं। तो दुरुपयोग कहाँ नहीं होता है।
अब आवश्यकता ये है कि इसको साफ करके मतलब ठीक करके तंत्र को दुरुस्त करना है, ताकि जो लाभार्थी है वहाँ तक लाभ पहुँच सके और कोई इसका मिसयूज न कर पाए। फिलहाल अब यहाँ देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल दोषी को दंडित करने के लिए इसके प्रावधानों को कम किया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बीच में हस्तक्षेप करता है ताकि इसका दुरुपयोग थोड़ा रुके काफ़ी हद तक। तो यहाँ कहा गया कि सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अब इसमें कुछ प्रावधान कर दिए गए, कोर्ट के द्वारा किए गए। जैसे देखिए, गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी, मजिस्ट्रेट मामले की छानबीन करेगा, बिना छानबीन किए यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। उसके साथ साथ डिप्टी एसपी या इससे ऊपर वाले जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और प्रतिशोधी जमानत की अनुमति होगी। मतलब यहाँ पे जो गैर जमानती वारंट की बात है तो वो उसको हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए, लेकिन बाद में इसका विरोध किया गया, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से सजा की दर बहुत कम, यानी केवल 15.4% है। ये नियम तो आता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अब क्या होता है, इसका विरोध होता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मॉसजी डेटा है उसके हिसाब से करीब 15,500 मामलों में केवल 4,000 मामलों में सजा होती है। तो निष्पक्ष जांच के बाद दोषी को दंडित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यही एकमात्र सुझाव है। कुल मिलाकर SC/ST एक्ट हो चाहे जितने भी एक्ट हों, उसमें यही प्रावधान होना चाहिए कि जब तक जांच पड़ताल अच्छे से न हो जाए, मतलब ये सिद्ध न हो जाए कि आदमी वास्तविक दोषी है, तब तक उसे सजा न दी जाए, यानी कोई निर्दोष सजा न प्राप्त करे। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का, यहाँ कहा गया है आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम, इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो यह नीति आयोग की पहल है, यहाँ नीति आयोग दिया है, नीति आयोग होगा। और इसका उद्देश्य क्या है, उन जिलों को बदलना जो सबसे अच्छा बनने में सक्षम है, जिलों का विकास। क्योंकि जिले जो हैं ये प्रदेश की छोटी छोटी इकाइयां हैं, और अगर ये सशक्त और मजबूत रहेंगे तो पूरा प्रदेश दृढ़ रहेगा। और जब कई सारे प्रदेशों में यही अच्छी वाली बातें हैं ये होंगी, तो पूरे देश का विकास बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो छोटे से शुरुआत करने की बात है। अब यहाँ पर जिले को डेवलप करने का जो प्लान है उसको दिया जा रहा है। 3 स्तंभ इसके हैं, केंद्र और राज्य योजनाओं का अभिसरण, केंद्र और राज्य का सहयोग, और जिलों के बीच में कंपटीशन। देखिए, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको सिर्फ डेवलप होना हो, आपको सिर्फ विकसित होना हो, तो आप थोड़ा आलस करेंगे कि अरे फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं करते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका जो प्रतिद्वंदी है या पड़ोसी है वो किसी काम को कर रहा है जो कि विकासात्मक काम है, तो आप देखा देखी शुरू हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, आप कहीं अकेले कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुछ देर तक तो पढ़ेंगे जब तक आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, और उसके बाद आपकी इच्छा होगी कि चल रहे हैं जरा लैपटॉप में कुछ मूवी देख लेते हैं, या मोबाइल पे कुछ चैटिंग वैटिंग कर लेते हैं, या घूम आते हैं कहीं। लेकिन अगर आप एक हॉस्टल के कमरे में रह रहे हैं और आपका जो फेलो है, साथ में रहने वाला व्यक्ति है, रूममेट, वो किताब खोलकर पढ़ने बैठा हुआ है और रात के 3 बजे से उठकर वो रजाई में घुसे हुए ही पढ़ाई कर रहा है और देर तक पढ़ रहा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये कसक जगेगी कि हम भी पढ़ें, क्योंकि हम यही काम करने आए हैं। तो वही बात है, यहाँ कंपटीशन जरूरी होता है, और आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो वही प्रतिस्पर्धा यहाँ जिलों में भी आवश्यक है कि एक जिला जो है वो तरक्की कर रहा है तो दूसरे के अंदर भी इच्छा जगेगी कि हम भी बेहतर करें। इसके अलावा राज्य आकांक्षात्मक जिलों की पहचान करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, और प्रदर्शन को मापने के लिए 49 यहाँ पर स्केल बनाए गए हैं, मापदंड बनाए गए हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास पर इसे आधारित किया गया है। जिला सर्वश्रेष्ठ जिले का अनुकरण करेगा और बाद में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षात्मक जिले बनने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पर कई चरण हैं, उसके हिसाब से इन्हें नामांकित किया जाएगा। और डेल्टा कैकिंग और रैंकिंग का जो चित्रण है वो सब यहाँ पर होगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य और पोषण वाला एरिया हो सकता है। समेकित विकास करना है तो जो महत्वपूर्ण आयाम है उन्हें विकसित करने की जरूरत है। शिक्षा है, कृषि है, वित्तीय समावेशन है और पानी है, ये सब बेसिक जरूरतें हैं, इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले की क्षमता का दोहन होगा, और दोहन का मतलब क्या है कि विकास की दिशा में दोहन होगा। और इसके अलावा कुछ समस्याओं के कारण अगर प्रगति नहीं हो रही है तो सरकार इस ओर ध्यान देगी और जिला भी इस ओर अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा। इसके बाद अगर आप देखिए 7वें नंबर के प्रश्न को, तो इसमें भारत और चीन में जो चाय बागान में जलवायु ढलान और कोलोमाइजेशन की चर्चा है उसको हमें करना है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, भारत और चीन का जो चाय वाला क्षेत्र है ये मुख्य नगदी फसल के तौर पे देखी जाती है, चाय हो, और चाय के लिए ढलान वाली खेती चाहिए होती है। मतलब जो जमीन चाहिए इसको बोने के लिए, चाय की खेती करने के लिए, वो ढालू होनी चाहिए। पानी अगर रुकेगा तो चाय का पौधा सड़ जाएगा, ये इसके लिए अनुकूल दशा आवश्यक है। और मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत की बात की जा रही है, यहाँ असम, दार्जिलिंग और जो नीलगिरी वाले क्षेत्र हैं वहाँ ये पनपती है। यानी तराई वाला इलाका चाहिए, लेकिन पानी, नमी के साथ साथ यहाँ पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, ये एक अनिवार्य चीज़ है। और मौसम का प्रभाव अगर देखा जाए तो चाय का जो पौधा होता है
इसको उच्च वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है। और ये जो स्थितियां हैं, चाहे तो आप यहाँ एक नक्शा बनाकर भी दर्शा सकते हैं। जो भारत का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है उसको दर्शा दीजिए, और चीन का इधर से लगा हुआ जो हिस्सा है, यानी चीन की तरफ से अगर देखिएगा तो पश्चिम वाला हिस्सा, वो इसकी जलवायु के लिए अनुकूल है और इसीलिए यहाँ पर खेती की दशाएं पाई जाती हैं। और बर्फबारी अगर होती है, मतलब ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो इससे चाय की पत्ती प्रभावित होती है। तो देखिए, चाय की पत्ती जो होती है वही नहीं, बल्कि पौधे जितने भी हैं उनकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। बर्फ पौधे की पत्तियों या पौधों को खराब करती है, और इसीलिए ये जो चाय की खेती है ये चीन में इधर वाले हिस्से में ही होती है, जो भारत के पूर्वोत्तर इलाकों से सटा हुआ है। जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब पूरब की ओर अगर बढ़ेंगे, या खास तौर पे पूरब से उत्तर की ओर बढ़ेंगे जिधर बर्फ की स्थितियां हैं, तो वहां पर ये चाय की फसल नहीं उग सकती। ये चीज़ें हैं। और बहुत लंबी सर्दियां पड़ेंगी तो भी चाय का पौधा पनप नहीं पाएगा। ये चीज़ें हैं। तो चीन में यह जो यांगटीसी क्यांग और सीकियांग घाटियां हैं वहां पर उगाया जाता है। और गर्मियों में अगर मानसून यहाँ विकसित होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे वर्षा अच्छी होगी और चाय की जो फसल है वो बढ़िया होगी। अब यहाँ ढलान का प्रभाव क्या होता है? तो ढलान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन मशीनीकरण नहीं संभव है, जैसे कि यूएस में होता है। मतलब पहाड़ी ढलान यहाँ चाहिए होती है। तो पहाड़ी ढलान या तो आपके पास प्राकृतिक रूप से उपस्थित हो, और नहीं तो आप कृत्रिम रूप से बनाइए। तो वो सब मशीनीकरण से संभव है, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता, वो यूएस में ही होता है। और इसके अलावा स्थिर जल नहीं चाहिए होता है। मतलब यहाँ तराई वाला जो पानी रुकने वाला क्षेत्र है वो नहीं चाहिए, पानी यहाँ से निथर जाना चाहिए। और इसके अलावा भारत और चीन में यह पहाड़ियों पर उगाई जाती है, तो यहाँ ज़्यादा क्षेत्र नहीं मिल पाता। ये एक समस्या है। मुख्य फसल तो है, नकदी फसल है, फायदा देती है, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र अगर होता तो ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती। लेकिन इसके लिए जो जलवायविक और ज़मीनी दशा है वो इन्हीं क्षेत्रों में सही पाई जाती है। इसके बाद कोलोनाइजेशन क्या होता है? तो कोलोनाइजेशन वही उपनिवेशवाद की बात की जा रही है। यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारत में चाय राज्यों को नियंत्रित किया और चीन के चाय बागान को भी प्रभावित किया। ये ब्रिटिशों का यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट था, और इसे लंदन भेजा गया और इसे सम्मिश्रण करने के बाद जो अलग अलग देश थे वहाँ पर भेजने का काम किया गया। अब यहाँ पे आज़ादी के बाद क्या होता है? तो आज़ादी के बाद चाय को सीधे यूरोप में प्राप्तकर्ता देश को निर्यात किया गया, और बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। यानी निर्यात तो बाद में भी होता था, लेकिन बीच में जो बिचौलिए अंग्रेज थे वो यहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आज़ादी के बाद उनका कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। इसे आप लिख सकते हैं। और देखिए, ब्रिटिशों ने भारतीय चाय बागान में भी निवेश किया था, और उसके बाद अब भारत जो है ये दुनिया के विभिन्न देशों को चाय निर्यात करता है। तो ये सब स्थितियां आप लिख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको लिखना क्या है? आपको ये बताना है कि भारत के किन हिस्सों में और चीन के किन हिस्सों में चाय की खेती होती है, चाय की फसल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और बाकी जो भूभाग हैं भारत और चीन के बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर इसे क्यों नहीं उगाया जाता, ये रीज़न आप बताइएगा। और उसके बाद ब्रिटिशों का इसमें क्या रोल था चाय की खेती में, या कैसे निर्यात करते थे वो लोग, इस चीज़ को आप दर्शा दीजिएगा। यही आपको लिखना है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में एनपीए पर आपको लिखना है। तो आरबीआई के हिसाब से देखिए, इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। पहले वाले में कहा है कि एनपीए भारत में क्या है, इसके कारण क्या है, और इसे हल करने के उपाय बताइए। 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। एनपीए एक लीज्ड संपत्ति, मतलब यहाँ लीज्ड संपत्ति के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन प्रश्न की पूरी परिभाषा देखिए। आरबीआई के हिसाब से, मतलब ये रिजर्व बैंक की दी हुई परिभाषा है, एनपीए जो है एक लीज्ड संपत्ति सहित एक संपत्ति है जो कि बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है। यहां देख रहे हैं, जो बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है वह एनपीए हो जाता है। तकनीकी रूप से अगर कोई कर्जदार, यहां उसको और विस्तार से व्याख्या की गई है, तकनीकी रूप से अगर कोई कर्जदार 90 दिनों के लिए मूलधन या ब्याज दोनों का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके खाते को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। मतलब अगर 90 दिन तक वो कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है, दोनों जो मूलधन और ब्याज है उसको चुकाने में विफल हो जाता है, तो उसका जो खाता है वो कैसा हो जाता है, वो एनपीए हो जाता है। और इसके कारण क्या होते हैं? तो जो असंबंधित व्यापार होता है उसके लिए पैसे का विविधीकरण, ये पहला इसका कारण हो सकता है। केवाईसी मापदंडों के अनुपालन में कमी हो सकती है, इसके पीछे जिम्मेदार कारण। इसके अलावा कर्ज माफी के बाद मनोबल में कमी और वित्तीय संकट, यानी पहले एक बार आपने कर्जा लिया वो माफ कर दिया गया तो आपका जो मोटिवेशन है वो वैसे ही बना रहा, मतलब लो बना रहा, और आपने अगले वाले कर्जे को चुकाने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशन बनती है। वित्तीय संकट हो सकता है, राजनीतिक दबाव के कारण ऋण का देना हो सकता है, खातों के उचित पालन में कमी हो सकती है, एक विशेष सेगमेंट में मतलब कोई विशेष क्षेत्र है वहाँ पे औद्योगिक मंदी भी इसका रीजन हो सकती है। इसके अलावा जो विलफुल डिफॉल्टर वाला मामला है वो भी हो सकता है, और नीतिगत पक्षाघात ये भी इसका जिम्मेदार कारण हो सकता है। प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो कि अनावश्यक रूप से परेशान करती हैं, नुकसान उठाना पड़ता है।
इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र का जो उधार है वो भी इसमें जिम्मेदार कारण है। उपाय क्या हो सकते हैं? इतनी समस्या है तो उपाय होना चाहिए। उपाय ये है कि देखिए, इसमें नरसिंघन समिति जो थी उसने सुधारों की सिफारिश की थी, जैसे कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ये ट्रिब्यूनल की डिमांड इसने की थी, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आवेदक के ऋण के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए क्रेडिट सूचना ब्यूरो, इसका प्रावधान। लोक अदालतें ऋण की वसूली में मदद कर सकती हैं, ये भी चीज़ें। और समय पर पालन करने का जो एक मोटिवेशन है वो भी मिलना चाहिए। इसके अलावा बैंकों और आरबीआई के बैंकों को सुचारू रूप से कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जो परिवर्तन है उसके सिद्धांतों को पालित करने की आवश्यकता है। तो अलग अलग सिद्धांत और नियम कायदे तो होते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसके पालन की बात आती है तो वहाँ पर इच्छा शक्ति का अभाव सबके सामने आ जाता है, और यही दिक्कत है। तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि काम की नीतियाँ आपने बना ली, पूरा ढांचा तैयार कर लिया, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो यहाँ जो पक्ष हैं, अलग अलग हिस्से हैं सरकार के, प्रशासनिक अमला है, वो निष्क्रिय सा दिखाई देता है। उसमें अगर सक्रियता हो, थोड़ा सा मोटिवेशन हो, इच्छा शक्ति जगी रहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। फिलहाल इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पर आपको लिखना है और इसके गुण क्या हैं ये भी बताना है। तो क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है, इसको आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। इसका उपयोग और लेन देन विनिमय जो है ये सब कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, यहाँ कोई नोट या सिक्का नहीं होता। और ये एक फिएट करेंसी है जो कि एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए जन और निजी कुंजी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बिटकॉइन है, लिब्रा है। इस प्रकार की जो करेंसियाँ हैं ये कैसी हैं? ये क्रिप्टो करेंसी ही हैं। बिटकॉइन जो कि भारत में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है, ये हर बार लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी हस्ताक्षर मांगती है। मतलब इसमें क्रिप्टोग्राफी हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, तभी आप जो ट्रांजेक्शन है उसको कर सकते हैं। गुण क्या है? तो ट्री और परमिशन, इसके अलावा अपरिवर्तनीय ये है, अत्यधिक सुरक्षित है। अब सुरक्षित कितनी है ये तो जनता जानती है। और उसके अलावा तत्कालिक तौर पे है, यहाँ कोई देरी वाली बात नहीं है। और गुमनामी भी है। गुमनामी का मतलब ये है कि केवल पता भेजते हैं, ना कि भेजने वाले का नाम, यानी जिसने भेजा है उसका नाम आपको नहीं पता लगेगा। तो इसमें गुमनामी में फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर गोपनीय रखना है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत बार इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की जो मुद्राएं होती हैं, इससे टेररिस्ट फंडिंग की भी गुंजाइश होती है। इसका गलत दुरुपयोग या ड्रग्स के व्यापार में हो सकता है। तो इसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, आदमी जैसा करना चाहे। क्रिप्टो करेंसी की स्थिति हर देश में अलग अलग होती है, जैसे कि चीन में इस पर बैन किया हुआ है, प्रतिबंध लगाया है। और मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तब तक प्रतिबंध लगा देना चाहिए जब तक कि हम साइबर सुरक्षा के मामले में खुद को मजबूत नहीं कर लेते। अभी जो भारत का साइबर सुरक्षा तंत्र है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस पर साइबर हमला कहीं से भी हो सकता है और बहुत कुछ इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, डाटा लीक होने वाली संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के चलन को बढ़ाना, ये अपने आप को खतरे में डालना है। तो तब तक के लिए इसे बैन करना चाहिए जब तक कि हम कोई मजबूत तंत्र नहीं बना लेते। फिलहाल ये सरकार का अपना निर्णय है और रिजर्व बैंक का अपना है। तो ये देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि चीन में इसे बैन किया गया है, जबकि वियतनाम में इसे कानूनी मुद्रा के तौर पे उपयोग किया जाता है। तो हर देश की सरकार की अपनी अपनी मानसिकता है। इसके अलावा तुरंत स्थानांतरण के इसमें गुण है, लेकिन कानूनी रूप से इसे समर्थन नहीं प्राप्त होता है। इसकी निश्चितता नहीं है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसकी वैधता को अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार की अनिश्चित और डामाडोल जो चीज़ है उसको आप अगर वैध घोषित करते हैं या उसको चलन में ले आते हैं तो ये एक खतरनाक स्थिति ही हो सकती है। इसके बाद 10वां और अंतिम जो इस खंड का प्रश्न है उसको देखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना, इस पर आपको प्रकाश डालना है और उसके अलावा इसकी विशेषताएं बतानी है। तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है और इसीलिए ज़्यादा फेमस है। इसका उद्देश्य है उस जिले के उत्पाद को लोकप्रिय बनाना और विकसित करना जिसमें यह लोकप्रिय है। कहने का मतलब ये है कि हर जिले की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। जैसे बनारस का लंगड़ा आम, वैसे ही बनारस की साड़ियाँ, या और भी क्षेत्र हैं, मतलब प्रयागराज का अलग है, मिर्ज़ापुर का अलग है, या गाजीपुर का अलग है। मतलब अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका अलग है, कानपुर का अलग है। तो यूपी के जो क्षेत्र हैं उनमें आप देख सकते हैं, और हर एरिया का कुछ न कुछ विशेष होता है। और जब हर क्षेत्र का अपना कुछ न कुछ विशेष होता है तो उसको एक टैग के तौर पे यहाँ नामांकित किया जाता है, जैसे आपने GI टैग देखा है उसी तरह से। और उसको लोकप्रिय बनाना और विकसित करना, ये भी इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इससे उत्पादन और खपत, इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और अमेजन ने एक जिले एक उत्पाद के तहत जो MSME उद्यम है, देखिए यहाँ पर जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाला सेक्टर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर अमेजन और जो यूपी गवर्नमेंट है उसके बीच में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आप लिख दीजिएगा। और यह अमेजन इंडिया के कला हाट कार्यक्रम का हिस्सा होगा। यह बुनकरों और कारीगरों, इसके अलावा जो शिल्पकार लोग हैं उनको क्लस्टर्स से
डिजिटल इंडिया द्वारा परिचित कराएगा, मतलब डिजिटल इंडिया से परिचित कराएगा। यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन होगा और उसके साथ साथ पारंपरिक उद्योग ई कॉमर्स में प्रवेश कर सकेंगे। करीब 300 जो MSME विक्रेता हैं उनको लाभ पहुंचेगा और अमेजन इन विक्रेताओं को प्रशिक्षण, खाता प्रबंधन, मार्गदर्शन और अवसंरचना ये सब उपलब्ध कराएगा। ये इसमें अमेजन का काम है। और 9 जिले इस योजना का संचालन करेंगे अभी के लिए, जैसे कि आगरा में अच्छे जूते, अलीगढ़ के ताले, और इस प्रकार से हर जगह की कुछ न कुछ विशेषता है तो वो यहाँ पर ले आई जाएगी, लेकिन फिलहाल 9 इसे हमने देखा। और ये किस लिए है, तो जिलों को समृद्ध बनाना, और जिले समृद्ध बनेंगे तो प्रदेश समृद्ध बनेगा और इससे लोकप्रियता, समृद्धि और मान्यता ये तीनों ही प्राप्त होंगी। इसके बाद यहाँ से आपका जो खंड ब है वो शुरू होता है। पहले वाले में सहकार मित्र ये एक योजना शुरू की गई है। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इसे कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवाओं को जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है उसके द्वारा उत्थान करने की ये पहल है और वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो इंटर्नशिप में भाग लेने वाले लोग होंगे, प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि से जुड़े हुए जितने भी कला कौशल हैं वो सिखाए जाएंगे। ये इसके पीछे जिम्मेदार कारण है। इसके बाद कथक नृत्य पर आपको लिखना है। तो साहित्य अकादमी ने इसे शास्त्रीय रूप के मतलब शास्त्रीय नृत्य के तौर पे मान्यता दी है। कथक नृत्य में क्या होता है, कोई एक कहानी होती है और उसी कहानी के आधार पे एक जो मुखौटा पहने हुए डांसर होता है वो नृत्य करता है। आपने देखा होगा टीवी में। तो कथक नृत्य जो होता है उसमें क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य के तौर पे मान्यता प्राप्त कर चुका है। पारंपरिक प्रकार का होता है, पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि हाथ से भी भाव भंगिमा बनाई जाती है, लेकिन पैर में पूरा घुंघरू पहने रहते हैं और उसको जगह जगह पटक के थाप लगाते हैं, ऐसा होता है। तबले का अभ्यास करना और घुंघरू पहनना और जुगलबंदी करना ये सब इसमें शामिल होता है। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज ये महान नर्तक के तौर पे देखे जाते हैं। देखिए, आमतौर पर अगर जो पुरुष हैं वो पैर में पैजनी पहनकर घूमने लगे तो लोग हंसने लगेंगे, लेकिन ये जो कथक के नृत्यकार हैं ये पुरुष ही हैं और बहुत बेजोड़ नृत्य करते थे, तो इनका इसमें नाम लिया जाता है। और ये पैर में पूरा जो घुंघरू होते हैं, नाचने वाले नर्तन करने वाले जो घुंघरू होते हैं उनको पहनकर डांस करते थे। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया यह ताल, तराना आदि की अवधारणा पर काम करता है। तो ये एक नृत्य है और एक ही स्थान पर ज़्यादातर ये होता है, बहुत ज़्यादा इसमें घूम घूम कर नाचने वाला काम नहीं होता। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर का, इसमें कहा गया है कि भारत के विभिन्न महासागरीय संसाधनों का आपको ब्यौरा देना है। इसमें आप लिख दीजिएगा मछलियों, धातुओं और खनिजों की उपलब्धता होती है। और महासागरीय संसाधन का मतलब क्या, यहाँ हिंद महासागर की बात की जा रही है। समुद्री खरपतवार और जो दवाएं हैं, मतलब समुद्री खरपतवार से भी दवाओं का निर्माण होता है और विभिन्न जो सागरीय उत्पाद होते हैं उनसे भी औषधियों से संबंधित चीज़ें बनती हैं। तेल और प्राकृतिक गैस का तो सबसे बड़ा फायदा है। उसके अलावा पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य के अवसर प्राप्त होते हैं, तो बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए जो स्थल अवरुद्ध देश होते हैं उनके सामने तरह तरह की चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन भारत के सामने वो दिक्कत है ही नहीं है। हमारा एक पूरा बड़ा हिस्सा समुद्र के तट से लगा हुआ है, मतलब हिंद महासागर हमें घेरे हुए है चारों ओर से, और ये हमें बहुत कुछ देता है। ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक कानून का आपको ब्यौरा देना है। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, आयु सहमति अधिनियम है। यहाँ डेट आप देख लीजिएगा 18, यहाँ जो तारीखें हैं। उसके अलावा मातृत्व लाभ अधिनियम आपका इसमें दिखाई दे रहा है, और शारदा अधिनियम है 1930 वाला। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, या इसमें सामाजिक कानून के बारे में कहा जा रहा है, तो और भी जितने कानून हैं उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि लोकहित के लिए चलाए गए थे। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। मुगल वास्तुकला पर आपको लिखना है। तो ये क्या है, आर्बेस्क्यू, ये एक प्रकार की प्रणाली है, इसको आप देख रहे हैं। और सुलेख और मीनार का इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसमें मोर्टार यानी सीमेंट का काम होता है, इसको आप लिख सकते हैं। चाप की तुलना में जो मकबरे का आकार होता है वो ज़्यादा यहाँ पर मुख्य होता है, यानी यहाँ पर बड़े बड़े चाप नहीं बनाए जाते, उसकी तुलना में मकबरों के जो साइज़ है या आकार है उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रार्थना के लिए मीनार और स्तंभ का जो आधार होता है उसमें हॉल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आगरे के किले का आप उदाहरण इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी है, इलाहाबाद का किला है जो कि अकबर ने बनवाया था। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो इसमें और भी उदाहरण जोड़ सकते हैं, या इसकी जो विशेषताएं हैं उसको आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद भूकंप के प्रभाव, ये 6वां प्रश्न है। इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें तात्कालिक जो खतरनाक प्रभाव है उसमें धरती हिलती है, और धरती हिलेगी तो उसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो भी हिलेंगी, और हिमस्खलन हो सकता है यानी बर्फ खिसक सकती है अपनी जगह से, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, मड स्लाइड हो सकता है यानी ऊपर की जो धरातल की चीज़ें हैं वो फिसलना शुरू हो जाती हैं और फिसल कर मानव बस्तियों पर या मनुष्यों के ऊपर आकर गिर जाती हैं। इसके बाद बाढ़ आ सकती है, सुनामी आ सकती है, भूकंप, ये जो भूकंप है ये समुद्र के अंदर अगर आ गया तो सुनामी आ जाएगी,
और संरचनात्मक पतन हो सकता है, सुनामी आएगी तो बहुत बड़े बड़े जो ढांचे होते हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। इसके अलावा जमीन का विस्थापन हो सकता है, आग लग सकती है। आग भूकंप नहीं लगाएगा, भूकंप सिर्फ हिलाएगा, और हिलने से जब ऊपर के सामान इधर उधर गिरेंगे तो उनसे आग फैल सकती है। ये चीज़ें हैं, तो इससे जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचती है, और समस्या ये है कि इसका पूर्वानुमान अभी तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं लग सका है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रमुख और छोटी प्लेटें कौन सी हैं। जब भूकंप की बात हो रही है तो यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ आपको प्लेटों के बारे में या तो नाम आप लिख कर दर्शा दीजिए, और नहीं तो उसका नक्शा बना दीजिए, मतलब उसे दर्शा दीजिए कि जो पृथ्वी का मानचित्र है उसमें इसकी लोकेशन क्या है। तो अंटार्कटिक और आसपास की समुद्री प्लेट, नॉर्थ और साउथ जो अमेरिकन प्लेट है वो इसमें आती है, पैसिफिक प्लेट है, भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, पूर्वी अटलांटिक मंजिल प्लेट मतलब जो महासागरीय प्लेट है वो इसमें शामिल है, और यूरेशिया और आसपास की जो महासागरीय प्लेटें हैं वो इसमें आती हैं। तो ये प्रमुख प्लेटें हैं। ये जो 6 हैं ये कैसी हैं, ये मुख्य हैं, और जो छोटी छोटी हैं उसमें गिनती ही नहीं है। वैसे आप देख लीजिए, माइन प्लेट है, कोकोज है, नाजका है, अरेबियन है, फिलीपींस है, कैरोलिन है, फूजी है, इस प्रकार की माउंट फूजी वाली, ये सब जो छोटी छोटी प्लेटें हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये चलायमान रहती हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें परिवर्तन आते हैं। महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जो वेगनर का सिद्धांत था। तो इस प्रकार की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, नक्शा बनाकर दर्शा सकते हैं इन प्लेटों को, बड़ी प्लेटों को और छोटी प्लेटों को। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। औरंगजेब का आपको नकारात्मक पहलू दर्शाना है। औरंगजेब के अंदर दोनों तरह के जो गुण थे वो पाए जाते थे, सकारात्मक भी और नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ नेगेटिविटी की ओर चलना है, क्योंकि 50 शब्दों में आप सब नहीं लिख सकते। देखिए, वह स्वभाव से संदिग्ध था। पहला, उसने विशाल राजकोष को समाप्त कर दिया। उसने सिखों का मतलब सिखों के पीछे वो पड़ गया था, और उसने सिखों के गुरुओं की हत्या करवाई, मतलब एक जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या करवाई। उसके बाद झरोखा दर्शन और कई हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, तुलादान और नौरोज पर प्रतिबंध लगाया, भेदभावपूर्ण कर लगाए जैसे कि हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर। तो यहाँ पर एक एक चीज़ गिनाई गई है। आप ऐसे गिनाना न चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि सांप्रदायिकता को ये बढ़ावा देता था, मतलब ये कट्टर जो कहा जाता है ना, कठमुल्ला, तो उस टाइप का इंसान था। इसके अंदर बुद्धि तो थी, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, और योग्यताएं भी थी। ये संगीत का बहुत पुरजोर विरोध करता था, कहता था कि इस्लाम का जो मतलब एकदम बेसिक कानून है उसमें संगीत वैलिड नहीं है, और इसी के चलते इसने अपनी जो संगीत की विद्या थी उसको तिलांजलि दे दी। ये बहुत अच्छी वीणा बजाता था और बहुत अच्छा ये मतलब संगीतकार था, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करता है, संगीत को एकदम बैन करवा देता है। और जितने भी गैर मुस्लिम यानी इस्लाम से अलग धर्म थे उसके प्रति इसका द्वेष भाव जो था ये भी एक बड़ा संकट का कारण था। उसके अलावा इसकी जो नीतियाँ थी वो भी सन के पने से भरी हुई थी, मतलब ये जो मन में आता था वही करता था, और ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, और अपनी महत्वाकांक्षा में ये किसी को भी कुचल सकता था, ये भी इसके अंदर एक अवगुण था। तो ये सब चीज़ें हैं, उसे आप लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे उस तरीके से लिखिए। यहाँ पर एक एक चीज़ गिना दी गई है और आप सांकेतिक तौर पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं। देखिए, औरंगजेब और अकबर दोनों ही मुगल वंश के थे और दोनों के अंदर योग्यता थी। अकबर के अंदर भी योग्यता थी और औरंगजेब भी जो था वो बेवकूफ़ नहीं था, वो भी बहुत योग्य शासक था। लेकिन अकबर को लोग अभी भी महान कहते हैं, अकबर महान कहते हैं, या उसके जो शासन के गुण थे उनका सम्मान करते हैं। हालांकि उसकी भी कुछ नीतियाँ जो थी वो अपने फायदे के लिए थी, तो वो हर राजा करता है। लेकिन औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उसकी सभी लोग बुराई ही करते हैं। हालांकि कुछ उसने अच्छे काम भी किए लेकिन बहुत गिनती के किए, उसकी तुलना में उसके जो गलत काम थे वो बहुत ज़्यादा थे। उसकी शुरुआत ही मतलब शुरुआत में जो निरंकुशता है उसको आप देखते हैं, तो इसे आपने देखा। अब इसके बाद सत्यभामा पोर्टल आप 9वें नंबर पर देखिए, जो खान मंत्रालय है जो कि खनिज संसाधनों से संबंधित चीज़ें देखता है। उसने खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सत्यभामा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। सत्यभामा कौन थी? ये भगवान कृष्ण की पटरानी थी। और ये जो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाना। यह जो खनिज अन्वेषण है, इसके अलावा खनन संबद्ध क्षेत्र हैं उनमें अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो अनुसंधान को बढ़ाना, ये बार बार आप रिपीट मत करिएगा, यहाँ बार बार लिखा हुआ है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए तरह तरह के जो एकेडमिक्स मतलब जो अकादमिक संस्थान हैं उन्हें विकसित करना। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें धन उपलब्ध कराना ताकि वो रिसर्च का काम कर सकें। शोध का कार्य जो है वो एकदम से खाली जेब के साथ तो होता नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा उपलब्ध कराना, ये सब उद्देश्य है। और यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद 10वां इसमें जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि NHRC कंपोजिशन क्या है।
तो ये एक निकाय है, और कैसा निकाय है, तो ये बहुपक्षीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अध्यक्ष जो होता है वो कौन बन सकता है, इस पर छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये इस पद के लिए योग्य होते हैं। सदस्य कौन हो सकते हैं, तो सदस्य सर्वोच्च न्यायालय से सेवारत या सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो हो सकते हैं। हाई कोर्ट के सेवारत और सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हो सकते हैं। और 3 लोग इसमें हो सकते हैं जिसमें कम से कम एक महिला हो, इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। और इन्हें मानवाधिकारों का अनुभव हो। महिला का होना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि मानवाधिकार के जो हनन के मामले आते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं से संबंधित होता है, ये चीज़ें हैं। और इसमें 7X है, ये क्या है, तो ये ऑफिशियो सदस्य के तौर पे देखे जाते हैं। जैसे कि इन राष्ट्रीय आयोगों के जो मुख्य आयुक्त हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक SC ST या जो महिला आयोग है या बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो क्षेत्र है उससे, तो अलग अलग क्षेत्रों के जहाँ से मानवाधिकारों के हनन की संभावनाएं दिखाई देती हैं, गुंजाइश बनती है, वहाँ से प्रतिनिधियों को इसमें चुना जाता है। तो ये पूरा इसका ढांचा है। और इसमें जो ढांचा है उसके तौर पे आप देखिएगा तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्यीय पूरा आयोग होता है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो छोटे वाले हैं उनको देखिएगा। यहाँ शब्द सीमा आपकी 25 शब्दों की है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। पहले वाले में आपको इसमें क्या लिखना है, 7वीं अनुसूची, सूची के संदर्भ में संघ और राज्य, इनके बीच में शक्तियों के विभाजन। उसके बाद सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 संवर्ती सूची। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, बस संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और संवर्ती में कितने विषय हैं, इसको आप जोड़ दीजिएगा। अब इसमें ऐसा है कि जो विषय दिए हुए हैं तो विषयों के नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस संख्या लिखकर आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, उदार और बौद्धिक सिद्धांत ये क्या है। तो बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा 6 साल तक की ये चीज़ें, सभी के लिए समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, स्मारक आदि की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा मतलब सुधार भी करना उसके साथ, और उसके साथ साथ न्यायपालिका से अलग कार्यकारी निकाय की स्थापना, ये सब इसमें शामिल है। इसके बाद जो 3rd नंबर का उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि निर्यात प्राथमिकता सूचकांक 2020, ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की थी। कौन जारी करता है ये भी इंपॉर्टेंट मतलब महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके हिसाब से गुजरात ने सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु आते हैं। निर्यात की तैयारियों के मामले में यह विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, ये इसका काम है। ग्रामोदय विकास योजना क्या है, ये 4थे नंबर का है। तो MSME मंत्रालय ने इसे अगरबत्ती निर्माण कारीगरों के लाभ के लिए लॉन्च किया है और यह इन्हें आजीविका के लिए अवसर प्रदान करेगा। KVIC इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती निर्माण मशीनों के साथ साथ प्रशिक्षण, सहायता, काम और कच्चा माल ये सब उपलब्ध कराएगा। तो अगरबत्तियों का उपयोग हर घरों में होता है, हर धर्मों के लोग इस्तेमाल करते हैं और ये एक अच्छा खासा स्वरोजगार का माध्यम बन सकता है, तो उसके लिए ये काम चल रहा है। इसके बाद देख लीजिए, इस प्रकार से ग्रामोदय विकास योजना में जितने भी कुटीर उद्योग हैं वो सब चलते हैं। जैसे कि आपने लिज्जत पापड़ खाया होगा, तो श्री महिला ग्रामोद्योग उसके पीछे लिखा रहता है। इसका शुरुआत कैसे हुआ था ये आप जानते हैं, महिलाओं ने शुरुआत की थी और वो हाथ से बनाया करती थी। अब तो हाथ से नहीं बनता है, अब मशीनीकृत बनता है, लेकिन पहले के समय में वो हाथ से बनता था और बहुत छोटा उद्योग था और धीरे धीरे करके इतना फैल चुका है कि उससे बेहतर कोई पापड़ का ब्रांड नहीं होता। ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए नई विकास बैंक, ये क्या चीज़ है, तो इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय शंघाई में है और 2015 में इसकी स्थापना होती है। सभी देशों के मतदान के अधिकार बराबर हैं इसमें और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ये ऋण देने का काम करता है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट के लिए आकस्मिक रिजर्व की भी व्यवस्था है, तो ये एक सकारात्मक पक्ष है। इसके अलावा GCC, ये क्या चीज़ है, तो खाड़ी सहयोग परिषद, G फॉर यहाँ पे क्या है, गल्फ है। तो ये खाड़ी सहयोग परिषद जो है इसकी स्थापना होती है 1981 में और जितने भी इसमें सदस्य हैं वो सभी राजशाही वाले हैं। यहाँ लोकतांत्रिक देश जो है इसके सदस्य नहीं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, UAE है, ओमान, कतर, कुवैत, ये सब है। और इसका जो मुख्यालय है वो दक्षिण अफ्रीका का जो रियाद क्षेत्र है वहाँ पे है। इसी प्रकार से प्रेशर ग्रुप को आप देख रहे हैं, दबाव समूह। तो ये एक अनौपचारिक समूह होते हैं और ये सरकार पर दबाव डालते हैं कुछ मुद्दों को उठाने के लिए जो कि उनकी सुरक्षा मतलब सदस्यों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं और उनके लिए ये संगठित होते हैं। ये राजनीतिक दल नहीं होते हैं, ये ऊपर से प्रेशर डालने का काम करते हैं। इसके बाद जो अगला है वो एल्यूवियल सॉयल के बारे में है। जलोढ़ मृदा पर आपको लिखना है। तो जलोढ़ मृदा में भी कई वैरायटी होती है, एक पुरानी होती है, एक नई होती है। तो यहाँ देख लीजिए, यह व्यापक रूप से फैला हुआ जो नदी वाला क्षेत्र होता है, मतलब नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसादों को लेकर चलती हैं
और जो समतल मैदान होते हैं वहाँ पटक देती हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी की एक नई परत का निर्माण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। ये गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है या इस प्रकार के जो नदियों के मैदानी इलाके हैं, नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान हैं, ये इतने उपजाऊ होते थे। अब तो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। ये इतने उपजाऊ होते थे कि इनमें बीज फेंक कर और हल्का सा पानी सींच कर किसान जो थे वो निश्चिंत हो जाते थे और फसल अपने आप पैदा होती थी। बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर से एफोर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी। देखिए, तो यहाँ पर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जमा किए गए जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं उनमें ये क्षेत्र पाया जाता है। और इसके अलावा गुजरात राजस्थान में भी इसका विस्तार है। रेत, गाद और मिट्टी इसमें जुड़े हुए हैं। पुरानी जो इसमें जलोढ़ मृदा होती है, एलुवियल सॉइल, उसको बांगर कहा जाता है, नई वाली को खादर कहा जाता है और ये बड़े उपजाऊ होते हैं। हर प्रकार की जो फसल है वो इसमें उग सकती है। ये सच है कि कुछ जो फसलें होती हैं वो खास मिट्टी में पैदा होती हैं, लेकिन फिर भी इस मिट्टी के अंदर ऐसा गुण होता है कि कोई भी बीज आप डाल दीजिए वो जम जाएगा। हो सकता है कि उसकी जो नस्ल है वो बहुत अच्छी ना हो, लेकिन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 9वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में आपको लिखना है। तो जैन धर्म के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा। और अहिंसावादी दोनों धर्म हैं, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, लेकिन जैन धर्म जो है वो कट्टर अहिंसावादी है। और इसका जो कट्टर अहिंसावादी स्वरूप है ये इसके ज़्यादा फैलाव में भी बाधक है। इसके अलावा सत्य, ये इसका आधार स्तंभ है। अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या होता है? जो चोरी ना करे उसके लिए। और उसके अलावा अपरिग्रह, संपत्ति को यहाँ बचा कर रखना नहीं है, धन संग्रह नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो है इसको महावीर ने जोड़ा था, इससे पहले ये नहीं था। यानी जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों होता है, ये आपका 10वां प्रश्न है। हालांकि देखिए ये 25 शब्द सीमा वाला प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फैलने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अगर एक शब्द में कहा जाए या एक वाक्य में कहना हो तो ये अशोक के कारण होता है। ये सच है। सम्राट अशोक जो है, महान अशोक, उन्हीं के कारण ये सब होता है। वो धार्मिक चोला धारण कर लेते हैं, जबकि जो साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर कलम करके मार धाड़ मचाकर चाणक्य की कूटनीति के सहारे प्राप्त किया था और उसको खड़ा किया। अखंड भारत की स्थापना की। एकीकृत जो केंद्रीकृत प्रशासन होता है उसको खड़ा किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाहर से हमला कर सके। लेकिन अशोक के समय में क्या होता है, अशोक अपने जीवन के शुरुआती दौर में तो बहुत सक्रिय रहता है। उसमें लोग चंद्रगुप्त मौर्य की का ही प्रतिबिंब देखते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक प्रतापी शासक की छवि दिखाई देती है। और निसंदेह वो रहता है, बहुत ज़्यादा खून खराबा करके वो सिंहासन भी प्राप्त करता है। कहा जाता है कि अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या करने के बाद उसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन जब वो कलिंग का युद्ध लड़ता है तो उसके बाद उसका हृदय पिघल जाता है, या जो भी कारण रहा वो कमज़ोर पड़ जाता है। और वहीं से कमज़ोर पड़ता है तो वो धर्म की आड़ लेता है। अब ये सच है कि बौद्ध धर्म का वो सहारा लेता है, अशोक महान बन जाता है, अहिंसावादी बन जाता है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन राजनीति इससे अलग होती है। धर्म को आप राजनीति से अगर जोड़ देंगे तो दोनों खराब हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी होती है। अशोक जो है वो धर्म को राजनीति से जोड़कर चलाने का प्रयास करता है और इसका नतीजा ये होता है कि जितने इसके उत्तराधिकारी होते हैं वो सब धर्मगुरु के रूप में बाहर आते हैं और साथ में जो राजशाही है उसको भी चलाना चाहते हैं। और इसका नतीजा ये निकल कर आता है कि उनके हाथ से साथ जो शासन की बागडोर है वो निकलनी शुरू हो जाती है और इनके जो नीचे वाले अधीनस्थ कर्मचारी थे वो यहाँ पर अपना नियंत्रण जमा लेते हैं और ऐसे फूट पड़नी शुरू हो जाती है। और अंत में मौर्य वंश का जो शासक है, अंतिम शासक होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ से फिर इस वंश का समापन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें कई कारण थे। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध नीति प्रचलित थी, मतलब ये ब्राह्मणवादी जो समुदाय था उसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा अशोक के बाद कोई सक्षम शासक नहीं था। सबसे इसमें जो बड़ा कारण है वो यही है। इसी की वजह से बाकी दिक्कतें पनपती हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और आर्थिक संकट भी इसीलिए आता है। धन जो है वो बर्बाद होने लगता है, दान पुण्य में जाने लगता है, राज्य के हित में नहीं लगता, और ये बड़ा जिम्मेदार कारण होता है। प्रांतों की उपेक्षा की गई और मुख्य क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है तो वहाँ प्रांतों की उपेक्षा तो होती है। केंद्र अगर मजबूत रहेगा तो राज्यों को वो कम शक्ति देगा और ऐसे में राज्यों के हितों का हनन होता है। तो ये एक समस्या है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है। इसके बाद प्रांतों का दमनकारी शासन, मतलब प्रांतों पर दमनकारी शासन। बाद में क्या होता है, पहले तो दुख सुख सुने जाते हैं प्रांतों के, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों के, लेकिन बाद में क्या होता है, उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी समस्या हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम चुप रहो, और ऐसे किसी का आप मुंह नहीं बंद कर सकते। तो ये सब रीज़न है, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला कारण है ये सबसे सार्थक है। इसके बाद चलते हैं 11वें नंबर पे। इसमें कहा गया है ऑपरेशन टिस्ट के बारे में। तो ये क्या है, ये मौद्रिक नीति ऑपरेशन के तौर पे देखा जाता है। इसमें बॉन्ड की खरीद बिक्री आदि शामिल है और मौद्रिक नीति का ये रूप है जहां पर फेड अपने उद्देश्य के आधार पर जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदने और बेचने का काम है उसको करता है। तो बॉन्ड की खरीद और बिक्री से ये जुड़ा हुआ है।
इसके बाद यशस्विनी योजना, ये क्या चीज़ है? तो यशस्विनी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये महिलाओं के संदर्भ में चलाई जा रही योजना है। महिलाओं की उद्यमिता से इसका संबंध है। यह ब्याज मुक्त जो ऋण होता है वो महिलाओं को देता है, यानी 5 लाख रुपए तक का ये जो ऋण है दे सकता है, और 5 वर्ष की अवधि होती है, यानी महिलाएं खुद स्वरोजगार को डेवलप करें, अपने पैरों पर खड़ी हों, इसके लिए ये सरकार की ओर से दिया जा रहा सपोर्ट है। आगे चलते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 2020-21 का जो बजट है उसमें 3 विषयों की अगर आपको व्याख्या करनी हो तो कौन सी करिएगा? इसमें 3 दिया हुआ है, गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग यानी रहन सहन, और वित्तीय क्षेत्र। इस प्रकार से आप बांट कर लिख सकते हैं, और ईज ऑफ लिविंग को भी बांटा जा सकता है। तो बांटने के लिए यहाँ 3 इसके मापदंड हैं। पहले वाले में जो एस्पिरेशनल भारत जैसे कि कृषि, जल आदि इसमें आता है, और आर्थिक विकास का जो बुनियादी ढांचा है, केयरिंग सोसाइटी मतलब महिलाओं का जो मुद्दा है वो, इसके अलावा पर्यटन सेक्टर है उसकी आप बात कर सकते हैं। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में आप देखिएगा, यहाँ CIC का जो कार्यकाल है और शर्तें हैं वो आपको लिखनी है। CIC मतलब यहाँ किसकी बात की जा रही है? मुख्य सूचना आयुक्त, और जो सूचना आयुक्त हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद को धारण करते हैं। मतलब ये जो CIC है अर्थात सूचना आयुक्त के बारे में कहा जा रहा है, ये एक निर्धारित अवधि के लिए पद को धारण करते हैं, और इनके जो भत्ते होते हैं, वेतन होते हैं, या जितनी भी सेवा की शर्तें होती हैं उसका निर्धारण केंद्र करता है। ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद 15वें नंबर का जो प्रश्न है इसे आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कहा गया है। एक तो हिमालयन रिवर्स होती हैं जिनमें कि पूरे साल भर पानी होता है, और जो दक्षिण भारतीय यानी प्रायद्वीपीय पठारी नदियां होती हैं जो कि दक्कन के प्लेटू से निकलती हैं या आसपास से उनका उद्गम होता है, ये पूरे वर्ष सतत वाहिनी नहीं रहती हैं। इनका जो ढांचा है वो एक समय के लिए होता है, उसमें प्रवाह तो होता है लेकिन एक समय तक होता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो प्रायः इनका जो जल है वो या तो सूख जाता है या बहुत कम हो जाता है। जबकि जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं वो ग्लेशियर से बनती हैं, ग्लेशियर के पिघलने से उनका निर्माण होता है, और इसके चलते उनमें पूरे साल भर पानी रहता है। तो ये पहला अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर नहीं बताना है, यहाँ हमें सिर्फ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कहना है। तो आप चाहें तो इसमें जो नक्शा है उसको बनाकर दर्शा सकते हैं। यहाँ पर रेडियल, आयताकार और ट्रेलिस जो स्वरूप होते हैं, इनके ढांचे होते हैं, उसमें इनका प्रवाह होता है, और इसका जो केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र है दक्कन प्लेटू का, वहाँ से इनका उद्गम प्राय होता है। ये मौसमी होती हैं, बारिश के लिए मानसून पर निर्भर होती हैं, छोटे बेसिन वाली होती हैं। इनका जो बेसिन होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु जितना बड़ा नहीं होता। इसके बाद एल नीनो को हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी दिया है। तो ये क्या है? ये मौसम की एक घटना है, और इसमें जो गर्म भूमध्य रेखीय धारा है वह अस्थायी रूप से ठंडी पेरू की करंट या हम्बोल्ट करंट से बदल दी जाती है, और यह धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करती है। तापमान में वृद्धि होती है इसे आप देख रहे हैं, एल नीनो के द्वारा तापमान में वृद्धि होती है। जबकि ला नीना जो होता है उसमें क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ तापमान में गिरावट होती है, और ये दोनों ही मौसम को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। विशेष रूप से एल नीनो ये जब उत्पन्न होता है, इसकी परिस्थितियाँ 2 साल से लेकर करीब कई वर्षों के अंतराल पर पैदा हो सकती हैं, कोई निश्चित क्रम नहीं है, और इसका प्रभाव ये होता है कि मौसम असंतुलित हो जाता है। जब बरसात होनी चाहिए तो सूखा पड़ जाता है, जब गर्मी का मौसम होना चाहिए तो ठंडी रहती है, ठंडी के मौसम में बारिश हो जाती है और गर्मी का जैसा अनुभव होता है। तो मौसम का असंतुलन इसके पीछे एक रीज़न के तौर पे देखा जा रहा है। इसके बाद कैश रिजर्व अनुपात यानी CRR के बारे में आपको देखना है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का रेशियो है जो कि वाणिज्यिक बैंकों का नेट डिमांड एंड लायबिलिटी इसके कुछ प्रतिशत के रूप में रखने वाली जो प्रथा है उसको जरूरी मानता है, और इसे तरल रूप से जैसे नकदी में रखा जाता है, और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ये CRR है, तो चाहे तो आप इसे जो फार्मूला इकोनॉमिकल होता है उससे भी दर्शा सकते हैं। यहाँ परिभाषा बहुत ढंग से नहीं दी है, उसमें तरह तरह की मिस्टेक है, तो ये मशीनी अनुवाद का नतीजा है। फिलहाल इसको CRR को आप लिखेंगे तो ये क्या है? नेट डिमांड एंड लायबिलिटी का जो प्रतिशत है उसको कुछ मात्रा में अपने पास रखने का प्रावधान है। इसके बाद कार्नवालिस को देखिए, 18वें नंबर का प्रश्न। लॉर्ड कार्नवालिस की बात की जा रही है। इसका जो शासन था वो 1786 से लेकर 1793 था। कार्नवालिस कोड और स्थायी बंदोबस्त ये सब चीज़ें इसके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। तीसरा मैसूर युद्ध इसी समय लड़ा जाता है, और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो इसी के समय में होती है। इसके बाद देख लीजिए, जो कार्नवालिस का काम होता है उसमें आप सबसे पहले देखते हैं स्थायी निपटान यानी स्थायी बंदोबस्त को। इसके अलावा सिविल सेवाओं का जनक भी इसे माना जाता है। सिविल सेवाओं की शुरुआत करने वाला व्यक्ति इसी को माना जाता है। बंगाल गजट को देखिए, तो इसे कलकत्ता जर्नल विज्ञापन दाता भी कहा जाता है, और ये 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो कि एक आयरिश मैन थे यानी आयरलैंड के रहने वाले थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था।
भारत में ये पहला समाचार पत्र था जिसे कि 1872 में सरकार की मुखर आलोचना के कारण जब्त किया गया था, और यही इसके चर्चा का कारण है। इसके बाद 20वां और अंतिम प्रश्न है समावेशी विकास। तो इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन लिखना ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन में आपको निपटाना है। सबका साथ सबका विकास, यही है समावेशी विकास। सबको साथ लेकर चलना, और स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी और स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय समावेशन, किफ़ायती आवास, इसके अलावा जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो सब इसके साथ प्रावधान करता है, और तब जो समेकित विकास है वो संभव हो पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो प्राकृतिक स्वरूप है, आसपास का संसाधन है, उनको भी साथ में लेकर चलना और उनका समुचित मात्रा में उपयोग करना, बचा कर रखना, ये सब भी समावेशी विकास का ही अंग है। हालांकि इसे हम सतत विकास से जोड़कर देखते हैं, लेकिन फिर भी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और इसके साथ ही ये जो वीडियो है समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो जो है ये आगे भी जारी रहेंगे। आप लगे रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।